तो राम राम साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख है 31 जुलाई 2025, वार है वीरवार। आज विक्रम संवत 2082 का श्रावण मास चल रहा है और आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा में कल एचटेट परीक्षा हुई, जिसमें लेवल 3 पीजीटी का एग्जाम 399 केंद्रों पर हुआ। सोनीपत में आखिरी मिनट में परीक्षार्थियों को सेंटर की तरफ भागते हुए देखा गया। चरखी दादरी में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जब एक परीक्षार्थी की कार ने डीसी मनीष कुमार की गाड़ी को टक्कर मार दी। गनीमत तो ये रही कि उसमें किसी को चोट नहीं आई। वहीं झज्जर और सोनीपत में परीक्षार्थियों को सामान रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोहतक में फोटोस्टेट की सभी दुकानें बंद करवा दी गई। आज लेवल 2 टीजीटी और लेवल 1 पीआरटी के एग्जाम होंगे। कुल 4 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा देंगे। हालांकि महेंद्रगढ़ में हेमराज नामक परीक्षार्थी को देरी के कारण बायोमेट्रिक के बिना बाहर कर दिया गया। अब वह फिलहाल न्याय की गुहार लगा रहा है। हरियाणा में ग्रुप सी सीईटी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 26 और 27 जुलाई को हुई परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एचएसएससी के चेयरमैन डॉक्टर हिम्मत सिंह ने 29 जुलाई को देर रात इसकी जानकारी दी। आप एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी सवाल के जवाब पर आपत्ति है तो आप 1 अगस्त तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको प्रति सवाल 250 रुपए की फीस भी देनी होगी। चेयरमैन ने यह भी बताया कि इस परीक्षा का रिजल्ट 1 महीने के भीतर घोषित कर दिया जाएगा। साथियों, आपका पेपर कैसा गया था हमें आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हरियाणा में संपत्ति खरीदने का मन आप अगर बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए कलेक्टर रेट बढ़ाने की फाइल को मंजूरी दे दी है, जो 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। इसी के चलते 29 से 31 जुलाई तक तहसीलों में नई रजिस्ट्रियों के अपॉइंटमेंट पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ वही रजिस्ट्रियां होंगी जिनके अपॉइंटमेंट पहले से लिए जा चुके हैं। इन नए रेट्स में 5% से 25% तक की बढ़ोतरी संभव है। गौरतलब है कि पिछले साल भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कारण कलेक्ट्रेट रेट्स में बढ़ोतरी को टाल दिया गया था। इस बार भी दिल्ली के करीब एनसीआर के इलाकों में जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक आदि में रेट्स में ज्यादा इजाफा होने की ज्यादा उम्मीद है। मतलब वहां पर रेट ज्यादा बढ़ेंगे। तो साथियों, इन नए बदलाव के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब अगर आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने 20वीं किस्त की तारीख का ऐलान कर दिया है। कृषि मंत्री के अनुसार 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सीधे किसानों के खातों में 2000 रुपए की ये किस्त हस्तांतरित करेंगे, यानी कि ट्रांसफर करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि इस योजना के तहत साल भर में 6000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। ये राशि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने ई-केवाईसी अपना करवा रखा है। यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो तुरंत जाकर इसको करवा लें। आपको इस किस्त का फिर इसके बाद ही लाभ मिल पाएगा। हरियाणा में मानसून का कहर जारी है। कल 9 जिलों में बारिश हुई, जिसमें पानीपत, फतेहाबाद, कैथल और गुरुग्राम जैसे इलाके शामिल हैं। मौसम विभाग ने अब 14 और जिलों के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। चरखी दादरी और भिवानी में बारिश से जल भराव की खबरें सामने आई। वहीं जींद की एक नहर में युवक का शव भी मिला है और रेवाड़ी में एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत भी हो गई है। इस मानसूनी सीजन में अब तक सामान्य से 12% ज्यादा बारिश दर्ज करी जा चुकी है, जिससे कई जगह पर मुश्किलें भी बढ़ गई है। तो साथियों, आप लोग सुरक्षित रहें और सेफ भी रहें। इंडियन यूथ कांग्रेस में हरियाणा का दबदबा बढ़ा है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें हरियाणा के 3 युवा नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं।
बहादुरगढ़ के अजय छिकारा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, तो वहीं रोहतक के परमजीत पम्मी और विशाल चौधरी को राष्ट्रीय सचिव का पद सौंपा गया है। ये तीनों ही युवा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। अजय छिकारा का पहले भी राहुल गांधी की यूथ टीम में काम करने और दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष रहने का अनुभव रहा है। ये हरियाणा के युवाओं के लिए देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस में पटवारी और क्लर्क बनने का क्रेज बढ़ रहा है। हाल ही में हुए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 4 जिलों से ही 876 पुलिस कर्मियों ने इसकी परीक्षा दी है। इसमें हरियाणा से 279, हिसार से 247, महेंद्रगढ़ से 350 पुलिसकर्मी और फतेहाबाद से 292 सरकारी कर्मचारियों ने एग्जाम भी दिए हैं। पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनकी ड्यूटी बेहद कठिन होती है, जिसमें परिवार के लिए समय निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। अन्य सरकारी नौकरियों में छुट्टियों और ड्यूटी के घंटे तय होते हैं, जबकि पुलिस में ऐसा नहीं है। त्योहारों पर भी ड्यूटी पुलिस की लगी रहती है, जिससे खाकी की नौकरी करना उन्हें ज़्यादा टफ लगता है। सोनीपत वासियों, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई है। लंबे समय से बदहाल चल रहे सिविल अस्पताल का अब कायाकल्प होगा। सरकार ने 178 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। बीजेपी विधायक निखिल मदान ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। अस्पताल में 138 करोड़ की लागत से 8 मंजिला आधुनिक मातृ एवं शिशु हेल्थ विंग बनेंगे, जिसमें 4 ऑपरेशन थिएटर और NICU जैसी सुविधाएं होंगी। वहीं इसके अलावा सड़कों को सीमेंटेड भी किया जाएगा, शौचालयों का नवीनीकरण होगा और मरीजों के लिए 6 करोड़ 45 लाख का आधुनिक विश्राम गृह भी बनेगा। 27 करोड़ से नया CMO भवन भी बनेगा। जल्द ही सभी प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ये वाकई में सोनीपत वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। हरियाणा में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और उनके साथियों पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 100 करोड़ रुपए से अधिक के गबन का आरोप लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के अनुसार सुरजाखेड़ा ने फर्जी बैंक खाते खोलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। घोटाले की रकम से फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां खरीदी गई और उनकी पत्नी व परिवारजनों के खातों में भी पैसे ट्रांसफर किए गए। ED का दावा है कि 100 करोड़ रुपए नकद निकाले गए और अनजान लोगों के खातों का इस्तेमाल किया गया। ये घोटाला साल 2015 से साल 2019 के बीच हुआ था। अब तक 21 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करी जा चुकी है और ED द्वारा आगे और गिरफ्तारियों की संभावना है। एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। भिवानी के DC साहिल गुप्ता ने बताया है कि अब एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक कृषि ट्रैक्टर, गैर मोटर चालित वाहन, दोपहिया और तिपहिया वाहन एक्सप्रेसवे पर अब नहीं चल पाएंगे। DC ने यह भी बताया कि एक्सप्रेसवे पर मोटर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय करी गई है। उच्च और धीमी गति वाले वाहनों की एक साथ आवाजाही से दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। इसी वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। यातायात पुलिस को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कल कुरुक्षेत्र दौरे पर थे। उन्होंने सबसे पहले संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणाय पहुंचकर शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक किया। इस विशेष पूजा में वो मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए थे। CM ने प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और प्रगति की कामना करी है। मीडिया से बातचीत में CM सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करी और विपक्ष पर भ्रामक प्रचार का आरोप भी लगाया है। मंदिर में पूजा के बाद CM नायाब सिंह सैनी अपनी विधानसभा क्षेत्र के 8 गांव का दौरा कर रहे हैं, जिसमें डंगाली और डींग भी शामिल हैं। वे इन गांवों में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुन रहे हैं।
दुनिया के छठे सबसे बड़े भूकंप की खबर रूस के कामचटका प्रायद्वीप से आ रही है। बुधवार सुबह 4:54 पर 8.8 तीव्रता का यह भूकंप आया, जिसमें कामचटका में 5 मीटर तक की ऊंची सुनामी उठी और कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। गवर्नर व्लादिमीर सोलोदेव ने इसे दशकों का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया है। इस भूकंप का असर दूर दूर तक हुआ है। जापान में 1 फुट ऊंची सुनामी लहरें देखी गई और टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। जापान ने अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को भी खाली करा लिया है। अमेरिका के अलास्का और हवाई तक सुनामी की लहरें पहुंच सकती हैं और कैलिफोर्निया में लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू और मैक्सिको जैसे देशों में भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये एक गंभीर स्थिति है और सभी को सतर्क रहने की सलाह भी सरकार की तरफ से दी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि पहलगाम हमले के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ इसका जिम्मेदार है, क्योंकि टीआरएफ ने इस हमले की 2 बार जिम्मेदारी ली थी। हालांकि उन्होंने बाद में अपना दावा वापस भी ले लिया था। रिपोर्ट के अनुसार एक सदस्य देश ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान आधारित लश्कर तैयबा की मदद के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि टीआरएफ और एलईटी के बीच संबंध है। हालांकि एक अन्य देश ने एलईटी को निष्क्रिय बताया। याद दिला दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक सहित 26 भारतीय लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने 18 जुलाई को टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टीआरएफ को एलईटी का मुखौटा भी बताया। भारत ने इस कदम का स्वागत भी किया है, जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता भी है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की आज की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।